हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरंभ इंस्टीट्यूट पे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा क्लास 11th फिजिक्स का एक चैप्टर है समतल में गति। समतल में गति चैप्टर के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्रक्षेप का गति। प्रक्षेप गति क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रक्षेप का पथ क्या होता है, प्रक्षेप की उड्डयन काल क्या होती है, प्रक्षेप की ऊंचाई क्या होती है, इन सारे टॉपिक को आज एक ही वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में हम क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, सीखने की कोशिश क्या, हम एकदम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 100% समझ में आएगा, बस ध्यान से देखते जाना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्रक्षेप का पथ। क्या है? प्रक्षेप की गति। प्रक्षेप गति क्या होती है प्यारे बच्चों, मान लेते हैं पूरा समतल है। अब यहां से मान लेते हैं दो अक्ष लेते हैं, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष। अब यहां से क्या करते हैं, वस्तु को हम फेंकते हैं किसके भिन्न, ऊर्ध्वाधर के भिन्न, यानी ऊपर की तरफ न फेंक कर इधर फेंकते हैं या ऐसे फेंकते हैं जैसे तोप की गोली चलती है। गोले से जब तोप चलती है, तोप से जब गोले चलती हैं, और फिर उसके बाद जब हम छत से क्या करते हैं, पत्थर को फेंकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे जेट यान का जो होता है वो ईंधन वो खत्म हो जाता है, तो क्या होता है, वो कैसे गति करने लगता है, ऐसे ऐसे। यानी परवलय में, किस गति में, परवलय में अगर वो उसका वक्र बन रहा है तो उसे क्या कहते हैं, प्रक्षेप का गति। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं। अब देखो, बोला कि जब किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से, किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से यानी शुरुआत में कुछ वेग देकर ऊर्ध्व दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ न फेंककर किसी अन्य दिशा में फेंकते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रक्षेप का गति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में वक्र पथ पर गति करती है, तो उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रक्षेप की गति कहते हैं। जैसे समझो, यहां पर देखते हैं, एक ही फिगर बनाएंगे, एक ही फिगर से हम क्या पढ़ेंगे, सब पढ़ डालेंगे एक तरफ से। क्या करेंगे, सब हम प्रक्षेप की गति पढ़ेंगे, प्रक्षेप का पथ पढ़ेंगे, प्रक्षेप की ऊंचाई पढ़ेंगे, प्रक्षेप का उड्डयन काल पढ़ेंगे, सब एक ही फिगर से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो अब क्या करते हैं, मान लेते हैं हम यहां से यहां तक एक अक्ष है जिसका नाम यक्ष है। ठीक, अब यहां से देखो, यहां से यहां तक एक हम वाई अक्ष लेते हैं, वाई अक्ष ले लिए प्यारे बच्चों। अब देखो, यहां से बोला है कि क्या करें, जब किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्व दिशा में फेंका जाता है, किस दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में। तो देखो यहां पर मैंने अभी आपको जो डेफिनेशन बताया वो बिल्कुल ही सही है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ करेंगे हम प्यारे बच्चों, उसका उपयोग हम प्रक्षेप के पथ में करेंगे। ये जो गति करेगा उसके पथ में करेंगे। ठीक, तो यहाँ देखो क्या बोला कि जब किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्व दिशा से भिन्न फेंका जाता है। बच्चों हम जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर दिशा ऊपर की तरफ होता है, ऊर्ध्व दिशा कहाँ होता है, ऊपर की तरफ से होता है। बोला है कि ऊर्ध्व से भिन्न फेंकते हैं, क्या करते हैं, ऊर्ध्व से भिन्न फेंकते हैं। तो प्यारे बच्चों मान लेते हैं हम कि हम यहां से ऐसे फेंकते हैं, यहां से ऐसे करके फेंकते हैं, ऐसे। तो ये क्या हुआ, ये ऊर्ध्वाधर से भिन्न है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है, ये ऊर्ध्वाधर से भिन्न है। और ये जो हमारा पथ बना है प्यारे बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं, परवलय। क्या, परवलय बोलते हैं। तो यहां से ये बात समझ में आई, क्या होता है, जब किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, प्रक्षेप का गति। अब देखो यहां से, देखो यहां पर क्या है, यहां से हम किसी वस्तु को फेंकते हैं इस प्रकार। ठीक है, जैसे तोप से गोले चलते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर तोप है, यहां से प्यारे बच्चों गोली चलता है, तो ऐसे ही तोप में नली निकली रहती है। अब देखो यहां से अगर गोला चलता है, अगर यहां पर कोई व्यक्ति है, तो ये ऐसे उड़ के जाएगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे उड़ के गिरेगा, ऐसे जाके गिरता है। अब मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि यहां पर क्या करते हैं, कि मान लेते हैं यहाँ छत है, ये क्या करते हैं, मान लेते हैं ये छत है, क्या है, छत है। यहां से मान लेते हैं कोई बच्चा है, अब पत्थर को फेंक रहा है, क्या कर रहा है, पत्थर को फेंक रहा है। तो ये पत्थर क्या करेगा, ऐसे जाके ऐसे पृथ्वी पर गिरेगा,
तो ये किस आकार बना, परवलय बना। क्या बना, परवलय। ये हमारा क्या था, प्रक्षेप की गति। प्रक्षेप की गति क्या होता है प्यारे बच्चों, बस इतना याद रखना कि ऊर्ध्वाधर न रहे। क्या रहे, ऊर्ध्वाधर न रहे, ऊर्ध्वाधर से किसी अन्य दिशा में, किसी भिन्न दिशा में रहे, उसे क्या कहते हैं, परवलय। अब जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही बनेगा। अगर मान लेते हैं कोई वस्तु को फेंकते हैं तो ऐसे बनेगा, यहां से फेंकते हैं तब ऐसे बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे करके लिखते हैं, जैसे इसका उदाहरण करके लिखते हैं। जैसे तोप से चले गोली। क्या, तोप से चले गोले। क्या, तोप से चले गोले की गति, गोले की गति। ठीक प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला था। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा जान लेते हैं ईंधन समाप्त होने के बाद रॉकेट की गति। क्या, दूसरा जान लेते हैं, ईंधन समाप्त होने के बाद रॉकेट की गति। ठीक है प्यारे बच्चों, रॉकेट की गति। और तीसरा जान लेते हैं। तीसरा हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, तीसरा जान लेते हैं कि हवाई जहाज से फेंके गए किसी वस्तु को। क्या, हवाई जहाज से गिराए गए कोई बल्ब या वस्तु, कुछ भी, हवाई जहाज से गिराए गए बल्ब ले लेते हैं, बल्ब की गति। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। प्रक्षेप का पथ क्या होता है कि किसी ऊर्ध्वाधर, कोई वस्तु है, क्या करें, उसे ऊर्ध्वाधर से किसी भिन्न दिशा में फेंकते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रक्षेप का पथ। ऊर्ध्वाधर हमारा ऊपर की तरफ होता है, यानी वस्तु को ऐसे ऊपर की तरफ न फेंककर इस तरह से अगर हम फेंकते हैं और उसके बाद इस तरह से फेंकते हैं, उसके बाद इस तरह से फेंकते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रक्षेप का पथ कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रक्षेप का पथ कहते हैं। ऊर्ध्वाधर से भिन्न, यानी ऊर्ध्वाधर सीधा होता है, ऐसे न फेंककर हम किसी वस्तु को ऐसे फेंकते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रक्षेप का पथ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सब इसे क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। ठीक, कॉपी पेन लेकर बने रहिए, सब चीज को नोट करते चलिए ताकि समझ में आता रहे। ठीक है, बाद में लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, इसको नोट करो पहले, फिर उसके बाद प्रक्षेप का पथ पढ़ते हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, अब पढ़ते हैं प्रक्षेप का पथ। प्रक्षेप का पथ क्या होता है, प्रक्षेप का पथ होता है कि माना कोई वस्तु को क्या करें, कोई वस्तु को थीटा कोण से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी और दिशा में फेंका जाता है प्रारंभिक वेग से। ठीक, तो क्या करते हैं, लेते हैं फिगर को। सबसे पहले ध्यान में देखो, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, x अक्ष है। क्या, x अक्ष है। और ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, y अक्ष है। क्या है, y अक्ष है। अब देखो यहाँ पर ये y अक्ष हो गया। अब यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहां से हम क्या करते हैं, कोई वस्तु को फेंकते हैं ऊर्ध्वाधर से भिन्न, तो फेंक दिए, यहां पर आ गया। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये मूल बिंदु O है जहां पर थीटा कोण पर कोई वस्तु को फेंका गया है। ठीक, इतना समझ में आया, मैंने कुछ नहीं किया है प्यारे बच्चों, बस एक x अक्ष लिया है, एक y अक्ष लिया है, और यहां से कोई वस्तु को फेंका है थीटा कोण बनाते हुए। यहां पर थीटा कोण बन रहा है, यहां से कोई वस्तु को फेंकते हैं ऊर्ध्वाधर किसी भिन्न दिशा में फेंकते हैं, ऊर्ध्वाधर से किसी भिन्न दिशा में फेंकते हैं थीटा कोण बनाते हुए, तो उसे क्या कहते हैं, प्रक्षेप का पथ कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब एक बात ध्यान दो, अब देखो कि यहां पर मान लेते हैं कि
यहाँ पर देखो मान लेते हैं कि ये प्रारंभिक वेग से फेंका गया था, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये प्रारंभिक वेग है। ठीक प्यारे बच्चों, ये क्या है? प्रारंभिक वेग है। ये क्या है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों? u से, तो u हो जाएगा। और ये किसके समांतर चल रहा है? तो ये x अक्ष के समांतर चल रहा है, तो यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बार हम x अक्ष पे प्रारंभिक वेग ले लिए हैं, एक बार y अक्ष पे क्या करेंगे? प्रारंभिक वेग लेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या? प्रारंभिक वेग y और प्रारंभिक वेग u। ठीक प्यारे बच्चों समझ में आया? एक बार प्रारंभिक वेग मैंने किस अक्ष पे लिया? x अक्ष पे। एक बार मैंने प्रारंभिक वेग किस अक्ष पे लिया? y अक्ष पे। तो दोनों पे ले लिया, दोनों पे ले लिया। प्रक्षेप है, क्या है? प्रक्षेप का पथ है, तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। प्यारे बच्चों दो घटक हैं इसमें, दोनों घटकों को क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। अब प्यारे बच्चों देखो ये हमारा क्या हो गया? ux हो गया, ये हमारा uy हो गया। अब यहां से अगर कोई वस्तु जाता है, देखो परवलय जा रहा है, तो यहां से ऐसे जाना चाहिए, तो इसका वेग क्या है? यहाँ पर v, यहाँ पर वेग v हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वेग v हो जाएगा। सही से नहीं बन रहा है, एक मिनट। ठीक प्यारे बच्चों, इसका वेग यहाँ पर v हो जाएगा। यहां पर देखो प्यारे बच्चों, अब कोई वस्तु यहां से फेंका गया है, यहां से कोई वस्तु क्या किया गया है? फेंका गया है, तो यहां से ऐसे जा रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? vx। v क्या है बच्चों? अंतिम वेग है। क्या? अंतिम वेग। क्योंकि यहां से कुछ अगर प्रारंभिक वेग है, तो यहां से वस्तु निकलने के बाद इसकी कुछ न कुछ अंतिम वेग अवश्य होगा। तो प्यारे बच्चों ये vx हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हमारा हो जाएगा vy। क्या हो जाएगा? vy। क्योंकि देखो ये वाला x अक्ष के समांतर जा रहा है अंतिम वेग, और ये वाला अंतिम वेग किसके अक्ष के समांतर जा रहा है? y अक्ष के, तो y ले लिए। ठीक, अब देखो प्यारे बच्चों, अगर हम यहां से ऐसे ऐसे डाट करते हैं और ऐसे ऐसे डाट डाट करते हैं, मिलाते हैं, तो यहाँ पर हमारा समकोण बनेगा। x अक्ष के समांतर मैंने क्या किया है? यहाँ पर एक एंगल बनाया है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर एंगल बना है, तो यहाँ पर समकोण होगा, तो ये एंगल वाला ये लंब हो जाएगा, और ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ux बराबर क्या निकल के आ रहा है? ux बराबर क्या निकल के आ रहा है? यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर एंगल है तो ये लंब है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर लंब बटे आधार क्या होता है हमारा प्यारे बच्चों? यहाँ पर क्या हो जाएगा? u cos थीटा, यही बनेगा। और यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है? साइन बन रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? प्रारंभिक वेग u, और किस अक्ष के समांतर है प्यारे बच्चों? y अक्ष के समांतर है, तो y अक्ष, और बराबर में हमारा u है प्रारंभिक वेग, तो u हो जाएगा। और कौन सा कोण बन रहा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर बन रहा है साइन थीटा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। ये क्षैतिज घटक है, ये ऊर्ध्वाधर घटक है। बच्चों क्षैतिज घटक ऐसे होता है, ऊर्ध्वाधर घटक ऐसे होता है, और क्षैतिज ऐसे होता है। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं यहां से कोई वस्तु जब फेंका गया था, यहां से यहां तक गया, फिर उसके बाद यहां पर पहुंचेगा, जहां पर इसका वेग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? शून्य हो जाएगा। कोई वस्तु जब फेंका जाता है, फेंकने के बाद क्या होता है कि वो तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसमें वेग रहेगा। जहां पर इसका वेग खत्म होगा, तो वहां पर इसका वेग क्या होगा? शून्य होगा। तभी इसके बाद ये नीचे आने लगेगा। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु को यहां से अगर हम फेंकते हैं, क्या करेंगे? कोई वस्तु को यहां से अगर हम फेंकते हैं, तो ये गेंद क्या करेगा? यहां पर जब पहुंचेगा, तो इसका वेग यहां पर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। फिर धड़ाक से ये नीचे आने लगेगा। यानी ये अगर इसका वेग यहां पर शून्य नहीं होता, तो ये ऊपर जाता रहता। जैसे ही इसका वेग शून्य हुआ, ये क्या किया? तुरंत नीचे आने लगा। ठीक प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर इस बिंदु को मैं क्या मान लेता हूं? P मान लेता हूं। क्या? P प्यारे बच्चों, P। अब देखो यहां पर ऐसे जा रही है, ऐसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? bx। और यहां पर इसे हम हाइट मान लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या? हाइट h।
ठीक, यच। इतना समझ में आया प्यारे बच्चों। यहां पर देखो, जब यहां पर पहुंचा है, ये किसके अधीन में है, ये ऊर्ध्वाधर के है, क्योंकि ये सबसे ऊपर में है। कहां है, ऊपर में। तो ऊर्ध्वाधर यहां पर भी वाई, ऊर्ध्वाधर कौन सा अक्ष है, वाई है, तो भी वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, शून्य। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शून्य हो जाएगा। अब फिर उसके बाद देखो, यहां पर ये गेंद, फिर उसके बाद यहां से यहां वस्तु पहुंचा, तो यहां पर इसका क्षैतिज वेग इधर है, तो भी एक्स हो जाएगा। और यहां पर इसका क्षैतिज वेग कहां है, नीचे की तरफ है, तो यहां पर भी वाई हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस बात से समझ में आता रहता है हमको कि अभी तक देखो, क्षैतिज जो घटक है भी एक्स है, उसका मान नहीं बदल रहा है प्यारे बच्चों, लेकिन भी वाई का मान बदल रहा है, ऊर्ध्वाधर का मान बदल रहा है। कैसे बदल रहा है कि देखो, जब प्रारंभिक वेग था तो यहां से यहां तक ये ऊपर जा रहा था, लेकिन जैसे ही इसका वेग शून्य हुआ, फिर ये ऐसे नीचे आने लगा, तो यहां पर क्या हुआ, इसका मान बदल रहा है, लेकिन भी एक्स का मान नहीं बदल रहा है प्यारे बच्चों। भी एक्स देखो बार बार ऐसे जा रहा है, भी एक्स इधर ही लग रहा है, लेकिन भी वाई कभी ऊपर लग रहा है तो कभी नीचे लग रहा है। यहां से यहां तक प्यारे बच्चों ऊपर लग रहा था, जैसे ही पी पॉइंट पी पे पहुंचा, तो यहां से क्या हुआ, इसका वेग शून्य हुआ, तो ये नीचे आने लगा। देखो यहां पर इसका वेग शून्य हुआ, शून्य होने के बाद ये नीचे आने लगा। जब तक इसमें शक्ति थी, जब तक इसका वेग था, तो ये ऊपर जाता रहता था। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया। अब देखो यहां से, अब मान लेते हैं कि ये एक्स अक्ष है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, तो ये एक्स अक्ष। अब यहां पर कोई वस्तु पहुंचता है, तो यहां पर इसका वेग क्या हो जाएगा, ये हमारा भी वाई है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा था, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ लग रहा था, अब गुरुत्वीय त्वरण के कारण ये नीचे की तरफ लग रहा है। और ये हमारा मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, थीटा बन रहा है। क्या, थीटा। ठीक, और इस बिंदु को हम मान लेते हैं ओ डैश। ठीक, इसको ओ डैश। ठीक प्यारे बच्चों, समझ में आया, कुछ नहीं है फिगर में, एकदम आराम से, एकदम मजे से समझो कि यहां से मान लेते हैं कोई वस्तु फेंका जाता है, जैसी है यहां पर वस्तु, यहां पर मान लेते हैं ये वस्तु है प्यारे बच्चों, ये है, मान लेते हैं ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है, इसके बीच में ये मूल बिंदु ओ है। यहां देखो, अब मान लेते हैं यहां से किसी वस्तु को हम जैसे ही फेंकेंगे, तो इसका कुछ प्रारंभिक वेग होगा, तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग u लिख दिया, किसके समांतर में है, ये वाला x अक्ष के है। और देखो फिर उसके बाद u यहाँ पर भी होगा y अक्ष पे, तो u y कर दिया हमने। अब यहाँ से कोई वस्तु फेंका है, तो ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसका वेग शून्य न होगा प्यारे बच्चों। जैसे ही इसका वेग शून्य होगा, तो ये अपना पॉइंट, अभी ऊपर जा रहा था ऐसे, यहाँ से प्रारंभिक वेग गया यहाँ पर, जैसे ही इसका वेग शून्य हो, धड़ाक से ऐसे नीचे आएगा नहीं, ऐसे जाएगा, यहाँ वेग शून्य होगा तभी नीचे आएगा। कोई वस्तु अगर नीचे से ऊपर फेंका जाता है प्यारे बच्चों, ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसका वेग रहेगा। जैसे ही इसका वेग शून्य होगा, तो यहाँ पर वो कुछ क्षण के रुकेगा, फिर तुरंत नीचे आने लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब समझ में आया। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं, लेने के बाद यहाँ से यहाँ डॉट करके मिलाते हैं, तो यहाँ पर हमारा cos थीटा बन रहा है, तो u cos थीटा हो जाएगा, u x बराबर, और यहाँ पर u y बराबर हमारा क्या बन रहा है बच्चों, sin थीटा बन रहा है। ये क्लास 10th की चीजें हैं, और बहुत ही बेसिक चीजें हैं, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपको थीटा कोण कहाँ बन रहा है, पाइथागोरस पर में जाओ, पढ़ो, सब चीज को सॉल्व करो, सब तब समझ में आएगा। यहाँ पर कोई वस्तु पहुंचता है, इसका वेग शून्य होता है, फिर उसके बाद नीचे गिरने लगता है। जब तक इसका वेग था तब तक ये ऊपर गया, जैसे ही इसका वेग 0 हुआ, तुरंत ये नीचे आया। अब प्यारे बच्चों आप कहोगे यहाँ पर भी वाई आपने क्यों लिखा है, तो भी वाई इसलिए लिखा है प्यारे बच्चों कि ये क्या है, वाई किसके अक्ष, भी किसके समांतर में है, वाई अक्ष के है, तो यहाँ पर ऊंचाई पे है, हाइट पे है, तो ये ऊपर गया है, तो ये भी वाई है। अब यहाँ से ये वस्तु क्या करेगा, इसका वेग खत्म हुआ, अब नीचे गिरना चालू करेगा। वेग जैसे ही 0 हुआ, अब नीचे गिरना चालू होगा। ठीक प्यारे बच्चों, समझ में आया। अगर हमारी स्पीड है तो थोड़ा वीडियो को क्या करें कि थोड़ा स्लो कर लें। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, इसको क्या करेंगे, बारी बारी से लिखेंगे और समझेंगे। लिखेंगे कि माना कोई वस्तु बिंदु O से प्रारंभिक वेग u से, लिखते हैं कि माना कोई वस्तु
बिंदु ओ, माना कोई वस्तु बिंदु ओ से u वेग से ऊर्ध्वाधर, u वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से, दिशा में ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में कोण, थीटा कोण, कौन सा कोण? थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया? माना कोई वस्तु बिंदु O से u वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है, यहां से ऐसे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे कि प्रारंभिक वेग u जो है, हमारा प्रारंभिक वेग u जो है प्यारे बच्चों, वो दो दिशा में है, एक क्षैतिज में है, एक ऊर्ध्वाधर है। यहां पर देखो, जब वस्तु फेंका जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, देखो ऊपर भी बढ़ रहा है, ऊपर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तो क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग को दो घटकों में बांट देंगे, एक हमारा क्षैतिज है, सीधा क्षैतिज में, एक ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर में। ठीक प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे प्रारंभिक वेग u को प्रारंभिक वेग u को क्या प्यारे बच्चों, यहां देखो u को, प्रारंभिक वेग u यहां है, यहां भी है, दोनों दिशा में है, दोनों दिशा में है कि नहीं है? तो प्रारंभिक वेग u को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करने पर, तो लिखेंगे प्रारंभिक वेग u को क्षैतिज दिशा लिखे या बस क्षैतिज लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है प्यारे बच्चों। लिखेंगे क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज तथा दो ऊर्ध्वाधर घटक में विभाजित करने पर, ठीक प्यारे बच्चों, विभाजित करने पर, समझ में आया? अब क्या करते हैं, दोनों घटकों को, u वेग को क्या करेंगे, दोनों घटकों में बांट देंगे। तो यहां पर हमारा क्या बनेगा, क्षैतिज घटक किधर होता है प्यारे बच्चों? क्षैतिज घटक इधर है, ऐसे जो कोई वस्तु ऐसे फेंका जाता है उसे क्या कहते हैं, क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक हमारा क्या है, ux है प्यारे बच्चों, क्या है, ux बराबर हमारा क्या बन रहा है, u cos थीटा, यही बन रहा है, यहां पर हमने लिख के रखा है। और अब लिखेंगे कि ऊर्ध्वाधर, क्या, ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक प्यारे बच्चों, ऊर्ध्वाधर घटक हमारा क्या है, uy बराबर u क्या है, प्रारंभिक वेग है, और कौन सा कोण बन रहा है, साइन थीटा। ठीक प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया? अब क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि क्षैतिज विस्थापन, अब देखो प्यारे बच्चों, ये किस गति में है, ये किधर है, क्षैतिज में है, ये यहां से यहां तक, O से O डैश पे कहां है, क्षैतिज में है। तो क्षैतिज का यहां से यहां तक जब जा रहा है वस्तु, तो बीच में कुछ विस्थापन होगा, जरूर होगा। तो लिखेंगे अतः, एक मिनट थोड़ा ग्रीन लेते हैं, अतः क्षैतिज विस्थापन, सब कलर का हमारा मार्कर यूज हो चुका है, बस रेड कलर का नहीं हुआ है, उसको भी कर देते हैं अगले वीडियो में। अतः क्षैतिज विस्थापन से, तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं विस्थापन का फार्मूला क्या होता है, वेग गुणे समय। तो लिखेंगे विस्थापन बराबर वेग गुणे समय। अब प्यारे बच्चों
ध्यान से देखो, ये विस्थापन है, हम इसको क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं, यक्स मान लेते हैं। बराबर में वेग हमारा क्या है प्यारे बच्चों, यू यक्स है। वेग हमारा क्या है, इधर देखो उधर देखो क्या है, क्षैतिज घटक का पहले कर रहे हैं, पहले क्षैतिज घटक का करेंगे फिर ऊर्ध्वाधर का करेंगे, ठीक है। तो क्षैतिज का क्या है, यू यक्स है प्रारंभिक वेग, तो यू यक्स और गुणे में क्या हो जाएगा हमारा समय टी। इतना समझ में आया, ठीक प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर ऐसे कर लो। अब देखो यक्स है तो यक्स बराबर यू यक्स का मान क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर यू यक्स हो गया, यू यक्स का मान क्या है प्यारे बच्चों, यू है और कॉस थीटा है, क्या है, कॉस थीटा है, गुणे में समय टी है। इतना समझ में आया प्यारे बच्चों। हमको विस्थापन निकालना है, तो यहां से यहां तक विस्थापन, तो समय t निकाल लेते हैं। तो समय t बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x अपान u cos थीटा। यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्षैतिज घटक हो जाएगा, क्या, क्षैतिज घटक। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम ऊर्ध्वाधर का निकाल लेंगे, किसका, ऊर्ध्वाधर का। एक बार हमने क्या किया, यहाँ पर क्षैतिज का निकाल लिया, तो अब क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर का निकालेंगे। तो ऊर्ध्वाधर का विस्थापन का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन जो ऊर्ध्वाधर है प्यारे बच्चों, ये किसके अधीन काम कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण की, किसके, गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लग रहा है। तो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन हमने तीनों फार्मूला को प्यारे बच्चों क्या पढ़ा है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो ए है वो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो इस बात को हम लिखते हैं, और जो यस है उसको हम क्या लिख लेते हैं, हाइट लिख लेते हैं, यच। ठीक प्यारे बच्चों, हाइट लिखो, यहाँ पर वाई लिखो, कोई मतलब नहीं है क्योंकि वाई अक्ष यहाँ पर ऊंचाई है, वाई है तो वाई लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर यच माने होते इसकी ऊंचाई तो यच लिखते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अब क्या करते हैं, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, स्टार बनाते हैं और लिखेंगे कि ऊर्ध्वाधर घटक का विस्थापन, ऊर्ध्वाधर विस्थापन लिख देते हैं सीधा सीधा, ऊर्ध्वाधर विस्थापन, ऊर्ध्वाधर विस्थापन। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं फॉर्मूला होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है, यही नहीं जानते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर गुरुत्व के अधीन हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, जिसको लिखना है लिख लेगा, गुरुत्व के अधीन। यहाँ पर हमने क्या किया है, इस चीज को अगले चैप्टर में पढ़ चुका है, गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व के अधीन फॉर्मूला। ठीक प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, यच जानते हैं, यच बराबर यू टी माइनस हाफ और जी टी स्क्वायर, यही होता है, यही होता है। लेकिन यहाँ पर यच क्या है बच्चों, यहां से यहां तक वाई अक्ष है तो वाई को मान लेते हैं, कोई बात नहीं, चाहे जो मानो आप। तो यहां पर क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। अब देखो इसको हम y मान लेते हैं प्यारे बच्चों, y, तो क्या करेंगे, लिखेंगे y बराबर क्या है प्यारे बच्चों, ut है तो ut लिखेंगे, तो ut लिख देते हैं, ut माइनस है माइनस, फिर उसके बाद हाफ है हाफ, फिर उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, gt स्क्वायर, तो gt स्क्वायर। अब सबका मान रखते हैं, तो y है तो y प्यारे बच्चों, u, अब देखो किसके सापेक्ष कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हम ऊर्ध्वाधर के सापेक्ष कर रहे हैं। तो ऊर्ध्वाधर हमारा u y है, क्या है, u y है, देखो u y, और u y का मान क्या दिया है प्यारे बच्चों, u sin थीटा दिया है। तो यहां पर लिखेंगे u बराबर u sin, क्या, u sin थीटा, u sin थीटा। इतना समझ में आया प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद गुणे में हमारा क्या हो जाएगा, t है, t का मान हमने अभी यहाँ पर निकाला है, तो t का मान क्या है, यक्स, तो यक्स, और बटे में क्या है, u है तो u, और क्या है, cos थीटा, क्या है, cos थीटा। प्यारे बच्चों इतना समझ में आया। माइनस का सिंबल है, माइनस लगा देते हैं, और हाफ है तो हाफ लिख देते हैं। फिर उसके बाद जी है तो क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे, और टी स्क्वायर है प्यारे बच्चों, क्या है, टी स्क्वायर है, तो टी का मान क्या लिख देंगे, टी का मान हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि यक्स होता है यक्स, और यू होता है यू कॉस थीटा। अब देखो टी स्क्वायर में है तो स्क्वायर यहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा। इतना समझ में आया प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया, कहां गिरा,
अच्छा कोई बात नहीं है। अब देखो ये u और ये u कट गया, कैंसिल आउट हुआ प्यारे बच्चों। ठीक, तो क्या लिखेंगे y बराबर, अब हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि साइन थीटा अपान हमारा जब कॉस थीटा होता है तो प्यारे बच्चों इसका मान टेन थीटा होता है। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, टेन थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, क्या टेन हो जाएगा प्यारे बच्चों, टेन थीटा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो u बराबर क्या हो जाएगा, अब टेन थीटा, ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यक्स है यक्स, माइनस है प्यारे बच्चों माइनस, फिर उसके बाद हमारा क्या है हाफ है हाफ, फिर उसके बाद g है g, और फिर उसके बाद हमारा क्या है u एक्स स्क्वायर है और u और cos स्क्वायर थीटा, क्या है cos स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब ये देखो ध्यान से, अब इतना बचा था, अब इसको लिखते हैं, तो y बराबर टेन थीटा। अब देखो इतना समझ में आया, y बराबर टेन थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यक्स है यक्स, फिर उसके बाद माइनस है माइनस, फिर हाफ है हाफ, सॉरी, फिर उसके बाद अब क्या हो जाएगा, माइनस लगा दिए हमने, माइनस लगा दिए। अब ये देखो g क्या है, g का पूरा इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा g स्क्वायर, क्या g एक्स स्क्वायर, और अपान में टू इधर है, टू इधर का गुणा करेगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर टू यू कॉस टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया प्यारे बच्चों, ये हमारा सॉल्व हो चुका है, ये हमारा सॉल्व हो चुका है प्यारे बच्चों। इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, एक मिनट थोड़ा, इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि जैसे y है, तो एक मिनट मार्कर लेने गए थे भाई, देखो y बराबर, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है टेन है, तो क्या लिखेंगे टेन लिखेंगे, टेन थीटा। फिर उसके बाद यक्स है, तो प्यारे बच्चों यक्स लिख लेंगे, माइनस है माइनस लगा देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे ब्रैकेट में लिख देंगे g और टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक प्यारे बच्चों, इसे या करके लिख लेना, दोनों तरीकों से लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जो लिखो, चाहे यहाँ तक सॉल्व करो चाहे यहाँ तक सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर एक बात और लिखते हैं कि यक्स अक्ष जो है प्यारे बच्चों, जो सॉरी यक्स है वो क्या है, द्विघाती है, क्योंकि यक्स पे क्या लगा है एक्स स्क्वायर लगा है। अब ये बात मत कहना कि ये यक्स यहाँ है ये भी एक द्विघाती है, तो यक्स यक्स दोनों एक में हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो एक्स क्या है प्यारे बच्चों, द्विघाती है, और वाई हमारा क्या है प्यारे बच्चों, देखो वाई हमारा क्या है, एक घाती है। ठीक प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया तो लिख लेते हैं कि चूंकि लिखेंगे कि यक्स एक द्विघाती है, द्विघाती है, द्विघाती है। यक्स बस लिखते हैं यक्स द्विघाती है, ऐसे यक्स द्विघाती है तथा y एक घाती है। y क्या है प्यारे बच्चों, एक घाती है, क्या एक घाती, y एक घाती है। अतः यह एक परवलय का समीकरण है, परवलय का समीकरण है। ठीक प्यारे बच्चों, और इसलिए यह सिद्ध होता है, इसलिए सिद्ध होता है कि क्या, कि सिद्ध होता है कि प्रक्षेप का पथ
प्रक्षेप का पथ परवलय परवलय परवलयकार होता है, परवलयकार होता है। हम पढ़ने वाले हैं प्रक्षेप का उड्डयन काल। ठीक, अब इसे आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, अब प्रक्षेप का उड्डयन काल पढ़ने जा रहे हैं। क्या? प्रक्षेप का उड्डयन काल। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर वीडियो समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, और वीडियो में कमेंट भी कीजिए। और अगर आप हमसे अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखो। प्रक्षेप का उड्डयन काल वह समय जिसमें कोई वस्तु अपने प्रारंभिक बिंदु से चलकर उच्चतम बिंदु से होते हुए अंतिम बिंदु पर पहुंचती है, उसे प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। प्यारे बच्चों, समझ में आया? नहीं आया? ठीक, मान लेते हैं यहां से कोई वस्तु क्या किया जाता है, प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। प्यारे बच्चों, फेंकने के बाद ये उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है, यानी सबसे हाई लेवल पे जब पहुंचता है, और वहां से यहां, फिर वहां से अंतिम बिंदु पर पहुंचता है, तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्षेप का उड्डयन काल। 1 मिनट, चलो प्यारे बच्चों, जिम्मी चिल्ला रहा था। ठीक, अब देखो, यहां से कोई वस्तु को प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, ये उच्चतम बिंदु पर होते हुए अंतिम बिंदु पर पहुंचता है, तो इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उड्डयन काल कहते हैं। किसका? प्रक्षेप का। ठीक, इतना ही समझो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, वह समय की बात हो रही है। किसके बच्चों? समय जिसमें कोई वस्तु क्या करे, अपने प्रारंभिक वेग से, यानी शुरुआत की वेग से जब चलती है, तो उच्चतम बिंदु से होते हुए, यानी सबसे ऊपर यहां पर होते हुए अंतिम बिंदु पर पहुंचती है, यानी यहां से जब चलती है तो यहां पर अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद प्यारे बच्चों ये अंतिम बिंदु पर पहुंचती है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। इतना समझ में आया? तो ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिगर वही है, जो चीजें हमने आगे पढ़ा है सेम वही चीजें रहेंगी, बस ध्यान से देखते जाना। ठीक प्यारे बच्चों, अब जो चीजें हैं उसको लिखते हैं कि माना कोई वस्तु बिंदु O से चलकर T समय में बिंदु P पर पहुंचता है। प्यारे बच्चों, यानी यहां से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है, यहां से यहां तक जाने में इसको T समय लगता है। क्या प्यारे बच्चों? T समय। अब एक बात ध्यान रखना, अगर यहां से यहां तक पहुंचने में इसको T समय लग रहा है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में भी क्या लगेगा? T लगेगा, यानी T + T = 2T हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, आगे यूज होगा, घबराना मत। ठीक, यहां पर अगर कोई वस्तु यहां से यहां तक जाती है, तो यहां तक जाने में समय कितना लगेगा, हम मान लेते हैं T, और यहां से फिर यहां तक पहुंचने में क्या मान लेते हैं? T और लगेगा, तो TT 2T हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब लिखते हैं कि माना कोई वस्तु बिंदु O से चलकर P पर T समय में पहुंचती है। ठीक है बच्चों, माना कोई वस्तु बिंदु O से चलकर माना कोई वस्तु बिंदु O से चलकर बिंदु P पर T समय में पहुंचती है, तब गति समीकरण के पहले नियम से, तब क्या करेंगे बच्चों? गति समीकरण का पहला नियम लगाएंगे, v = u +
AT। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर ये किसके अधीन कार्य कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पर y को हम निकालेंगे ऊर्ध्वाधर, क्योंकि ये बार बार बदल रहा है, क्षैतिज नहीं बदल रहा है, तो क्षैतिज से मतलब नहीं है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, गति समीकरण का पहला नियम लगेगा, क्योंकि वे क्या करता है, वेग को दर्शाता है, किसको, वेग को। तो यहाँ पर जो हमारा v है तो v, फिर उसके बाद u, फिर उसके बाद AT होता है प्यारे बच्चों। तो AT का मान हम क्या रख देंगे, g। क्या, g, क्या, g। तो यहां पर क्या करेंगे, गति समीकरण के तो क्या करेंगे, पहुंचती है तब गति समीकरण के प्रथम नियम से प्यारे बच्चों, प्रथम नियम क्या कहता है, प्रथम नियम हमारा कहता है कि v बराबर u प्लस AT। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहां पर v क्या है, यहां पर v क्या है, देखो यहां पर v क्या है, vy है, क्या है, vy है। तो यहां पर हम मान लेते हैं इसका मान मान लेते हैं कि vy, ठीक, बराबर u है। u क्या है प्यारे बच्चों, u क्या है, u को हम u ही मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। नहीं तो यहां से यहां तक देखो प्रारंभिक वेग uy है, तो uy मान लेते हैं। तो u, कोई दिक्कत नहीं है, आप u भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो uy प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के अधीन कार्य कर रहा है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर gt हो जाएगा, क्या, gt। अब एक बात ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहले बात, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, ठीक। यहाँ पर लिख लेते हैं, इतने में कर देंगे, इधर लिख लेना। यहां पर v बराबर क्या दिया है, सबसे पहले उसको लिख देते हैं। बिंदु P पर देखो, बिंदु P कहाँ है प्यारे बच्चों, यहाँ है, बिंदु P यहाँ है। बिंदु P को हमने क्या जाना है, vy। तो vy का मान क्या है प्यारे बच्चों, 0 है, क्या है, vy का मान 0 है। यहाँ देखो 0 है, तो vy बराबर 0, इतना समझ में आया, कामा देते हैं। और ux है, सॉरी uy है, तो uy का हमको पता है, तो uy क्या हो जाएगा, uy बराबर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, u sin थीटा। इतना समझ में आया। और क्या बचा है, a बचा है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर -g, ठीक, समझ में आया, बस खत्म, और कुछ नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, इतना पहले लिख लेना, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ लिख ले क्या, तो यहाँ ले लिखते हैं, v बराबर u प्लस, नहीं तो आप सब गड़बड़ कर देंगे, से तो vy, यहाँ पर y नहीं लिखोगे चलेगा, तो v बराबर ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो कहोगे कि पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं, vy माइनस, फिर उसके बाद g और t। अब देखो v क्या है, vy है, vy बराबर u का मान क्या है, uy है, uy माइनस g है, क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, और t है, t हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक। अगले चैप्टर में ये सब पढ़ चुके हैं, ये सब फॉर्मूला, ठीक। अब क्या करेंगे, vy का मान क्या है प्यारे बच्चों, 0 है, तो 0। और ux का मान, uy का मान क्या है, uy का मान हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, u sin थीटा, क्या है, u sin थीटा, ठीक। इतना समझ में आया, -gt, ठीक प्यारे बच्चों, -gt। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, अब इस gt को बाहर लाएंगे, क्या करेंगे, gt को बाहर लाएंगे, तो gt बराबर u sin थीटा, अब हमको t निकालना है, समय निकाल रहे हैं कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो क्या करेंगे, इस g को इधर भेज देंगे, तो t बराबर क्या हो जाएगा, u sin थीटा अपान में g, ठीक प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब देखो
ये हमारा पीच पॉइंट है, यहां से यहां तक पहुंचने में, बस मूल बिंदु से उच्चतम पे पहुंचा है। अब यहां से यहां तक भी निकालना है, यहां से यहां तक। तो प्यारे बच्चों यहां से यहां तक चलने में t समय लगता है, क्या t समय लगता है, और तब यहां से भी तो यहां तक पहुंचने में t समय लगेगा। और एक बात और ध्यान देना, ये जो हमारा प्रक्षेप का उड्डयन काल होता है इसे हम t से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्यारे बच्चों? t से। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, t से प्रदर्शित करते हैं, t से व्यक्त करते हैं। ठीक, अब देखो इतना निकल गया, इतना निकला कि नहीं, ये पॉइंट याद रहना चाहिए आपको, इससे न्यूमेरिकल लगेगा। ठीक, अब देखो, अब इधर क्या करते हैं, दूसरे स्टेप पे चलते हैं। अतः उड्डयन, अतः उड्डयन, उड्डयन काल t बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2t। 2t कहां से आया पता चला ना, कि यहां से यहां तक अगर चलने में t समय लगता है, तब यहां से यहां तक चलने में भी t लगेगा, तो बराबर 2t हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर लिखेंगे t और बराबर में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? क्या है हमारा? 2 है, 2 है, अब t है तो 2 और t, ये अब देखो t बराबर 2 और t का मान क्या निकला है यहाँ पर? u साइन थीटा और अपान में क्या? g, ये आ गया हमारे। ठीक प्यारे बच्चों, इतना समझ में आना चाहिए आपको। ठीक, अगर किसी को दिक्कत हो वो लिख लेगा। अतः o से p तक चलने में वस्तु को t समय लगता है, तब o से o डैश तक चलने में वस्तु को 2t समय लगेगा। ठीक प्यारे बच्चों, लिख लेना, जिसको दिक्कत हो तो लिख देते हैं। 2t कहां से आया है तो इसको लिख देते हैं बराबर में। अतः वस्तु o से चलकर P पर पहुंचने में t समय लेता है, t समय लेता है, तो O से O डैश तक पहुंचने में वस्तु t प्लस t बराबर 2t हो जाएगा समय। ठीक, इतना ध्यान रखना। ठीक प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या था? प्रक्षेप का उड्डयन। अब हम क्या करते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर उसके बाद ये दोनों फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी के बेस पे लगेगा। ठीक प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन हम लोग पढ़ लिए, समझ में आ गया, बस बात खत्म। अब प्यारे बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं प्रक्षेप का ऊंचाई। क्या? प्रक्षेप का ऊंचाई। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चों तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो वीडियो में कमेंट भी कीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, इसको तुरंत रेडी करो। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। प्रक्षेप की ऊंचाई। प्रक्षेप की ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, प्रक्षेप पथ की अधिकतम ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप का ऊंचाई। यानी प्रक्षेप की पथ, यानी जो परवलयकार होती है, जो चली जाती है दूरी, उसकी मैक्सिमम ऊंचाई, एक मैक्सिमम ऊंचाई यहाँ पर देखो, यहाँ से गई, यहाँ पर इसका सबसे ज्यादा हाइट है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रक्षेप की ऊंचाई। देखो यहाँ से कोई वस्तु गई यहाँ तक, लेकिन इसकी हाईएस्ट ऊंचाई क्या है, अधिकतम ऊंचाई क्या है? यहाँ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइट। इसको क्या कहेंगे? प्रक्षेप की ऊंचाई। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि प्रक्षेप पथ की अधिकतम ऊंचाई को प्रक्षेप कहते हैं। प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। प्रक्षेप की ऊंचाई, भूल गए थे, सॉरी,
ऊंचाई कहते हैं। इतना समझ में आया। अब गति समीकरण के तीसरे नियम से, इसे फॉर्मूला से क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो गति समीकरण का पहला तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, यही होता है 2as, यही होता है। लेकिन a की जगह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, g हो जाएगा, यस की जगह क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, क्योंकि एक गुरुत्वीय त्वरण के अधीन कार्य कर रहा है। तो यहां पर फॉर्मूला बनेगा हमारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2 और a की जगह क्या हो जाएगा g, और फिर उसके बाद यस की जगह क्या हो जाएगा मेरे बच्चों s। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, 2g यस हो गया। अब जो जो चीजें दिया है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो क्या करेंगे, यहां पर लिख लेते हैं गति समीकरण के तीसरे नियम से। गति समीकरण के तीसरे नियम से, ठीक प्यारे बच्चों, समझ में आया, नियम से, इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखो, यहां पर दिया क्या क्या चीजें हैं, पहले उसको लिख लेते हैं। v तो हम लोग क्या मान लेते हैं, v y बराबर 0 है, 0 ले लेते हैं। फिर उसके बाद फिगर में क्या है, ध्यान से देखो, फिगर में हमारा क्या है, फिगर में हमारा u y, u क्या है, प्रारंभिक वेग क्या है, u क्या है, u हमारा क्या है, u y है। और फिर उसके बाद प्रारंभिक वेग ये हमारा क्या है, ये v y है, और ये क्या है, प्रारंभिक वेग u है, और ये इसका मान क्या है, हम यहाँ पर इसका मान u y रख लिए हैं प्रारंभिक वेग का, और v y का मान यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई का मान हमने यहाँ पर v y का मान क्या रखा है, 0 रखा है। ठीक है मेरे बच्चों, ऊंचाई पे मैंने ध्यान दीजिए, मुंह से निकल गया। ठीक, अब देखो, अब क्या हो जाएगा हमारा, इसका इसके बराबर क्या दिया है, इसके बराबर इसके बराबर क्या दिया है प्यारे बच्चों, वी वाई का मान क्या दिया है, यू वाई का मान क्या दिया है प्यारे बच्चों, साइन थीटा, यू साइन थीटा, ठीक, यही दिया है यू वाई का मान। ठीक, अब यहाँ पर ये किसके बराबर है, ये v के बराबर है, v हमारा क्या है, वी वाई है, तो वी वाई लिख लिए, वी वाई का मान 0 है, 0 लिख लिए। फिर u प्रारंभिक वेग है, तो यहाँ पर हमने प्रारंभिक वेग u y से लिखा है, और u साइन हो जाएगा। u y क्यों लिखा है, क्योंकि प्रारंभिक वेग y अक्ष पर। अब गति समीकरण के तीसरे नियम के अनुसार यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर v का मान क्या है, 0, तो 0 प्यारे बच्चों, 0 है तो 0 बराबर u स्क्वायर है, तो u स्क्वायर लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे, u है तो u स्क्वायर लिख लेंगे, तो लिखेंगे u स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पर u का मान ध्यान से देखो, ऐसे लिखते हैं, ऐसे v है तो क्या करेंगे, v y स्क्वायर, ठीक, और u है तो u y स्क्वायर माइनस टू जी एच। अब देखो वी वाई का मान 0 है, और यू वाई का मान क्या है, यू साइन थीटा। अब देखो इस पे स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, माइनस है, माइनस 2GH। इतना समझ में आया प्यारे बच्चों, ये बराबर में है, ठीक, बराबर में, इतना समझ में आया। अब इस 2G को बाहर लाएंगे, 2GH को बाहर लाएंगे, तो 2GH बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया प्यारे बच्चों। हम हाइट निकाल रहे हैं, तो हाइट h बराबर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा h, तो h, और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अपान में 2g, ये हमारा क्या हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई प्यारे बच्चों, क्या, अधिकतम ऊंचाई। अब अगर वस्तु की अधिकतम ऊंचाई के लिए, वस्तु की अधिकतम ऊंचाई यहाँ पर है, अगर यहाँ पर 90 डिग्री रखते हैं, तो 90 डिग्री यानी साइन है, तो साइन 90 का प्यारे बच्चों मान क्या होता है, 1, तो हमारे पास यहाँ पर यू स्क्वायर बटे में 2g हो जाएगा। तो लिख लेते हैं कि वस्तु की अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई
अधिकतम ऊंचाई लिए के लिए बराबर ऊंचाई के लिए थीटा का मान अगर हम 90 डिग्री रखते हैं, यहाँ पर थीटा का मान अगर हम 90 डिग्री रखते हैं तो हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। क्या 1 होता है प्यारे बच्चों? क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है? 1 हो जाएगा। तो h बराबर u है तो u स्क्वायर, इसका मान 1 हो गया है, इसका मान 1 हो गया है, इससे मतलब नहीं हो। फिर उसके बाद यहाँ पर बटे में 2g हो जाएगा प्यारे बच्चों। इतना समझ में आया? इन दोनों बातों को याद रखना। और ये हमारे आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक था। अब प्रक्षेप का परास हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमसे अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम नोट्स के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। और फिर उसके बाद व्हाट्सएप चैनल है, उससे जुड़ सकते हैं, ट्विटर से जुड़ सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छे लगा है तो क्या करें, वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में नोट कीजिए।